अध्याय 29 भाग 2। प्रोफेसर अम्बरीश जब उस दोपहर को गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास लेने आई तो वे हाँफ रही थी, जैसे अभी अभी दौड़कर आ रही हों। जिस पल उन्होंने अपनी पुस्तकों में अध्याय 34 नॉन रिटेलिएशन एंड निगोशिएशन खोला, हरमाइनी फुसफुसाने लगी। मुझे उम्मीद है कि हैरी, कि तुम जो काम करने की योजना बना रहे हो तुमने उसे छोड़ दिया होगा। अम्बरीश को देखकर लगता है कि उनका मूड खराब है। बीच बीच में अम्बरीश हैरी की तरफ गुस्से से देख रही थी, लेकिन हैरी अपना सिर नीचे झुकाकर रक्षात्मक जादुई सिद्धांत की पुस्तक को घूरता रहा। हालांकि वो उसे पढ़ नहीं रहा था, बल्कि सोच रहा था। वो प्रोफेसर मैकगोनागल की प्रतिक्रिया की बस कल्पना ही कर सकता था। अगर वो उनकी तरफदारी के कुछ घंटे बाद ही प्रोफेसर अम्बरीश के ऑफिस में चोरी के वक्त पकड़ा गया, अगर वो ये खतरनाक काम न करे, तो वो बिना किसी दिक्कत के गरुड़द्वार टावर लौट सकता है और अगली गर्मी की छुट्टियों में सीरियस से उस घटना के बारे में पूछ सकता है। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि समझदारी भरे रास्ते पर चलने के विचार से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ उसके पेट में पहुंच गया हो। और फिर फ्रेड और जॉर्ज का मामला भी था, जो अपने हंगामे की योजना पहले ही बना चुका था। इसके अलावा सीरियस का चाकू भी था, और इस वक्त उसके स्कूल बैग में उसके डैडी के पुराने अदृश्य चोगे के साथ रखा हुआ था। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अगर वो पकड़ा गया तो हैरी, तुम्हें स्कूल में रखने के लिए डंबलडोर ने कुर्बानी दी है, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा और पुस्तकों को उठाकर अपना चेहरा अमृत से छिपा लिया। और अगर तुम्हें आज यहां से निकाल दिया गया तो वो कुर्बानी बेकार चली जाएगी। वो छोड़ सकता था और इस याद के साथ जीना सीख सकता था कि उसके डैडी ने 20 साल से भी ज्यादा समय पहले गर्मी के एक दिन क्या किया था। और फिर उसे गरुड़द्वार के हॉल की आग में सीरियस की बात याद आ। तुम अपने डैडी जैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। जेम्स को तो इस जोखिम में मजा आता, लेकिन क्या वो अब भी अपने डैडी जैसा बनना चाहता था? जब क्लास खत्म होने की घंटी बजी तो हरमाइनी दुख भरी आवाज में बोली, हैरी, ये काम मत करो, मेहरबानी करके मत करो। उसने जवाब नहीं दिया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। रॉन ने जैसे संकल्प कर लिया था कि वो अपनी राय या सलाह नहीं देगा। वो हैरी की तरफ देख तक नहीं रहा था। हालांकि जब हरमाइनी ने हैरी को मना करने की कोशिश के लिए एक बार फिर अपना मुंह खोला, तो उसने धीरे से कहा, अब रहने दो, ठीक है, वो खुद फैसला कर सकता है। क्लासरूम से बाहर निकलते समय हैरी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो बाहर के गलियारे में आधी दूर तक पहुंच चुका था कि तभी उसे दूर कहीं पर हंगामा शुरू होने की आवाज आई। ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्लासरूम से निकल रहे विद्यार्थी हैरी के चारों तरफ रुक गए और डरकर छत की तरफ देखने लगे। अम्बridge अपने क्लासरूम से उतनी तेजी से निकल कर आई जितनी उनके छोटे पैर इजाजत दे सकते थे। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाली और तेजी से दूसरी दिशा में चली गई। अब अभी या कभी नहीं वाला मामला था। हैरी, प्लीज, हरमाइनी ने कमजोर आग्रह किया, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। अपने बैग को कंधे पर ज्यादा सुरक्षित टांगकर वो दौड़ने लगा और विपरीत दिशा से जा रहे विद्यार्थियों के बीच से निकला, जो ये देखने जा रहे थे कि पूर्वी खंड में कैसा शोर हो रहा था। हैरी अम्बridge के ऑफिस के गलियारे तक पहुंच गया। वो वीरान था। वो एक बड़े सूट ऑफ आर्मर के पीछे भागा, जो उसे देखने के लिए मुड़ा। उसके हेलमेट से चू चू की आवाज हुई। हैरी ने अपना बैग खोला, सीरियस का चाकू निकाला और अदृश्य चोगा पहन लिया। फिर वो धीरे धीरे सावधानी से सूट ऑफ आर्मर के पीछे से निकला और गलियारे में आगे बढ़ने लगा, जब तक कि वो अम्बridge के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। उसने जादुई चाकू की ब्लेड ताले की दरार में डाली और उसे धीरे से ऊपर नीचे करके खींचा। एक हल्की सी क्लिक हुई और दरवाजा खुल गया। ऑफिस के अंदर घुसकर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और चारों तरफ देखने लगा।
कोई भी चीज नहीं हिल रही थी, सिवाय बिल्ली के उन बच्चों के जो अब भी जब्त झाड़ुओं के ऊपर वाली दीवार की प्लेटों पर मस्ती कर रहे थे। हैरी अपना चोगा उतारकर अंगीठी की तरफ गया। उसे जिस चीज की तलाश थी वो उसे कुछ ही सेकंड में दिख गई। छू पाउडर का छोटा सा डिब्बा। जब वो खाली अंगीठी के सामने झुका तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि इसे कैसे करना है। उसने सिर को अंगीठी में डालते हुए उसने पाउडर की बड़ी चुटकी ली और उन लट्ठों पर डाल दी जो उसके नीचे जमे हुए थे। तत्काल हरी लपटें उठने लगी। हैरी ने जोर से और स्पष्टता से कहा, 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक। उसे बहुत सी अजीब अनुभूति हुई। ऐसी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। जाहिर है वो पहले भी छू पाउडर से यात्रा कर चुका था, लेकिन तब उसका पूरा शरीर लपटों में घूमा था और बहुत सी जादुई अंगीठियों के नेटवर्क से गुजरा था। इस बार उसके घुटने अम्बरिज के ऑफिस के ठंडे फर्श पर जमे हुए थे और उसका सिर ही हरी आग में घूम रहा था। और फिर जितनी जल्दी ये सब शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी रुक भी गया। हैरी को लग रहा था जैसे उसने अपने सिर पर बहुत गर्म मफलर लपेट रखा हो। थोड़ा बीमार महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो किचन की अंगीठी में था और सामने लकड़ी की एक लंबी टेबल पर एक आदमी चर्म पत्र पढ़ रहा था। सीरियस? वो आदमी उछला और चारों तरफ देखने लगा। वो सीरियस नहीं बल्कि ल्यूपिन थे। हैरी, उन्होंने सदमे में आते हुए कहा, तुम क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, हैरी ने कहा, मैं तो बस सोच रहा था, मेरा मतलब है मैं तो बस सीरियस से बात करना चाहता था। मैं उसे बुला लाता हूँ, ल्यूपिन ने उठते हुए कहा। हालांकि वे अब भी हैरान दिख रहे थे। वो क्रीचर को ढूंढने ऊपर गया है। लगता है वो एक बार फिर अटारी में छिप गया है। हैरी ने ल्यूपिन को तेजी से किचन से बाहर जाते हुए देखा। अब उसके पास देखने के लिए सिर्फ कुर्सियां और टेबलें ही बची थी। वो सोचने लगा कि सीरियस ने ये पहले क्यों नहीं बताया कि आग में सिर रखकर बातें करना कितना मुश्किल होता है। उसके घुटने अम्बरिज के ऑफिस के सख्त फर्श से लंबे संपर्क के कारण दुखने लगे थे। कुछ पल बाद ही ल्यूपिन सीरियस को साथ लेकर तेजी से आ गए। क्या हुआ? सीरियस ने तेजी से कहा। उसने अपनी आंखों के सामने से अपने लंबे काले बाल हटाए और आग के सामने जमीन पर बैठ गया ताकि उसका और हैरी का सिर एक स्तर पर आ जाए। ल्यूपिन भी झुक गए और चिंतित दिखने लगे। तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? नहीं, हैरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो तुमसे अपने डैडी के बारे में बात करना चाहता था। सीरियस और ल्यूपिन ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा, लेकिन हैरी के पास उलझन महसूस करने का समय नहीं था। उसके घुटने हर पल ज्यादा दर्द करते जा रहे थे। इसके अलावा उसे ये अंदाजा भी था कि हंगामा शुरू हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और जॉर्ज ने उसे सिर्फ 20 मिनट की गारंटी दी थी। इसलिए वो तत्काल घटना बताने लगा जो उसने स्मृति पात्र में देखी थी। जब उसने बात पूरी की तो सीरियस और ल्यूपिन दोनों ही एक पल तक कुछ नहीं बोले। फिर ल्यूपिन ने धीरे से कहा, हैरी, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उस घटना के आधार पर अपने डैडी का मूल्यांकन करो। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हैरी ने गर्मी से कहा, मैं भी तो 15 साल का हूं। सीरियस ने तसल्ली देते हुए कहा, जेम्स और स्नैप ने जब एक दूसरे को पहली बार देखा था उसी पल वे एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। समझ गए? मुझे लगता है कि स्नैप जो कुछ बनना चाहता था वो सब कुछ जेम्स के पास था। वो लोकप्रिय था, वो क्विडिच में निपुण था, लगभग हर चीज में अच्छा था। और स्नैप स्नैप बस एक अटपटा सा लड़का था जो गुप्त कलाओं में खोया रहता था। और हैरी, याद रखना कि जेम्स तुम्हें चाहे
जैसा भी नजर आए। वो हमेशा गुप्त कलाओं से नफरत करता था। हैरी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अकारण ही स्नैप पर हमला कर दिया। सिर्फ इसलिए? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। उसने माफी के अंदाज में अपनी बात पूरी की। सीरियस ने जल्दी से कहा, मुझे उस घटना पर गर्व नहीं है। ल्यूपिन ने सीरियस को कनखियों से देखकर कहा, देखो हैरी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे डैड और सीरियस स्कूल के हर मामले में सर्वश्रेष्ठ थे। सभी उन्हें बहुत शानदार मानते थे। अगर वे कभी कभार सीमा लांघ गए, सीरियस बोला, अगर हम कभी कभार घमंडी और शरारती हो गए तो उससे क्या? ल्यूपिन मुस्कुराए। हैरी ने दर्द भरी आवाज में कहा, वे अपने बालों पर हाथ फेरते रहते थे। सीरियस और ल्यूपिन हंस पड़े। सीरियस ने प्यार से कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो ऐसा ही करता था। ल्यूपिन ने उत्सुकता से कहा, क्या वो सुनहरी गेंद से खेल रहा था? हाँ, हैरी ने कहा, और बिना समझे देखा कि सीरियस और ल्यूपिन पुरानी यादों को ताजा करते हुए मुस्कुरा रहे थे। देखिए, मुझे वे थोड़े मूर्ख लगे। जाहिर है वो थोड़ा मूर्ख था, सीरियस ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। हम सभी मूर्ख थे, शायद मूनी उतना मूर्ख नहीं था। उसने ल्यूपिन की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन ल्यूपिन अपना सिर हिलाकर बोले, क्या मैंने तुम्हें स्नैप पर हमला करने से रोका? क्या मेरी कभी तुमसे कहने की हिम्मत हुई कि मेरे हिसाब से तुम लोग गलत काम कर रहे थे? सीरियस ने कहा, लेकिन कई बार तुम्हारे कारण हम शर्मिंदा महसूस करने लगते थे। यह भी कोई कम बात नहीं थी। हैरी ने ठान लिया था कि आज वो अपने दिल की हर बात कह देगा। उसने आगे कहा, वे झील के पास लड़कियों की तरफ देखते रहते थे और उम्मीद करते थे कि वे उन्हें देखें। सीरियस ने कंधे उचकाते हुए कहा, ओह, देखो, लिली के आसपास होने पर वो हमेशा इसी तरह की मूर्खता करता था। जब भी वो उसके आसपास होता था तो शान झाड़ने का कोई मौका नहीं चूकता था। तो फिर मेरी माँ ने उनसे शादी क्यों की? हैरी ने दुखी मन से पूछा। वे तो उनसे नफरत करती थी। नहीं, वे नफरत नहीं करती थी। लिली ने उनके साथ 7th ईयर में घूमना शुरू किया था, जब जेम्स ने खुद पर थोड़ा काबू कर लिया, सीरियस ने कहा। और सिर्फ अपने मजे के लिए दूसरे लोगों पर जादू करना छोड़ दिया, ल्यूपिन ने कहा। हैरी ने पूछा, स्नैप पर भी? ल्यूपिन ने धीरे से कहा, देखो, स्नैप एक खास मामला था। मेरा मतलब है वो कभी जेम्स को शाप देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसलिए तुम जेम्स से इसे बर्दाश्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना? और मेरी मम्मी को उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। सच कहूं तो उन्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं चल पाया, सीरियस ने कहा। मेरा मतलब है, जेम्स जब लिली को डेटिंग पर ले जाता था तो स्नैप को साथ लेकर तो जाता नहीं था। वो इतनी सावधानी बरतता था कि लिली के सामने स्नैप पर मंत्र न पड़े। सीरियस ने हैरी की तरफ त्योरियां चढ़ा ली, जिसे अब भी यकीन नहीं हुआ था। उसने कहा, देखो, तुम्हारे डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे इंसान थे। 15 साल की उम्र में बहुत से लोग मूर्खताएं करते हैं। बाद में उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया। ठीक है, हैरी ने भारीपन से कहा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे स्नैप के लिए अफसोस होगा। अब तुमने ये बात छेड़ ही दी है, ल्यूपिन ने कहा, और उसकी भौहें बीच में एक हल्की सी लकीर दिखाने लगी। तो ये बताओ कि जब उसे पता चला कि तुमने ये सब देखा है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने मुझसे कह दिया कि वे मुझे फिर कभी गुप्त विद्या नहीं सिखाएंगे, हैरी ने उदासीनता से कहा, जैसे ये कोई बहुत बड़ी निराशा की बात हो। उसने क्या किया? सीरियस चिल्लाया, जिससे हैरी उछल पड़ा और उसके मुंह में राख भर गई। ल्यूपिन ने जल्दी से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो हैरी?
उसने तुम्हें गुप्त विद्या सिखाना छोड़ दिया है? हाँ, हैरी ने उनकी अति प्रतिक्रिया पर हैरान होते हुए कहा। लेकिन ये ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं। सच कहूं तो इससे मुझे थोड़ी राहत मिली है। मैं वहां आकर स्नैप से बात करता हूँ, सीरियस ने जोर देकर कहा और सचमुच उठने लगा। लेकिन ल्यूपिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया। अगर कोई स्नैप से बात करेगा तो मैं करूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन हैरी, सबसे पहले तो तुम स्नैप से कहना कि उन्हें किसी भी हालत में सिखाना नहीं छोड़ना चाहिए। जब डंबलडोर ये सुनेंगे, मैं उनसे ये नहीं कह सकता, वे मुझे जान से मार डालेंगे, हैरी ने हैरानी से कहा। जब हम स्मृति पात्र से बाहर निकले थे तो आपने उनका चेहरा नहीं देखा था। हैरी, गुप्त विद्या सीखना तुम्हारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतनी कोई और चीज नहीं है, ल्यूपिन ने सख्ती से कहा। तो मेरी बात समझ गए? उसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ठीक है, हैरी ने कहा, जो अब थोड़ा अशांत हो गया था और चिढ़ भी गया था। मैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये हो नहीं। वो खामोश हो गया। उसे दूर से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या क्रीचर आ रहा है? नहीं, सीरियस ने अपने पीछे देखते हुए कहा। तुम्हारी तरफ कोई होगा। हैरी का दिल धड़कना बंद हो गया। अच्छा, तो मैं चलता हूं, उसने जल्दी से कहा और अपने सर को ग्रिमाल्ड चौक की आग में से पीछे की तरफ खींचा। एक पल के लिए उसका सिर उसके कंधों पर घूमता लगा और फिर उसने पाया कि वो अम्बरिज की आग के सामने झुका हुआ है और हरी लपटों को बुझते देख रहा है। जल्दी जल्दी, उसने ऑफिस के दरवाजे के बाहर एक घरघराती आवाज सुनाई दी। ओह, उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। हैरी अपने अदृश्य चोगे की तरफ लपका और वो उसे खुद पर डालने पर कामयाब हुआ ही था कि तभी फ्लिच ऑफिस में घुस आया। वो किसी बात पर खुश था और कमरे में चलते समय तेजी से खुद से बातें कर रहा था। उसने अम्बरिज के डेस्क की एक दराज खोली और उसके भीतर के कागजों को उलट पलट करने लगा। कोड़े मारने की अनुमति, कोड़े मारने की अनुमति। अब मैं ये काम कर सकता हूँ। उसने उन्हें परसों से इसकी जरूरत थी। उसने एक चर्म पत्र बाहर निकाला और उसे चूम कर सीने से लगा लिया। फिर वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका बैग उसके पास था और अदृश्य चोगा उसे पूरी तरह ढके हुए था। उसने दरवाजा खोला और फ्लिच के ऑफिस से बाहर निकल गया, जो अब भी इतनी तेजी से चल रहा था जितनी तेजी से हैरी ने उसे पहले कभी चलते हुए नहीं देखा था। अम्बरिज के ऑफिस के एक मंजिल नीचे पहुंचकर हैरी ने सोचा कि अब वो सुरक्षित है और उसे अदृश्य रहने की जरूरत नहीं है। उसने चोगा उतारकर अपने बैग में रख लिया और तेजी से आगे बढ़ गया। प्रवेश हॉल से काफी चिल्लाने और शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। वो संगमरमर की सीढ़ियों पर नीचे की तरफ भागा और उसने देखा कि स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थी वहां पर जमा थे। यह उसी रात जैसा माहौल था जब ट्रिलोनी को निकाला गया था। हैरी ने देखा कि विद्यार्थी एक बड़ा गोला बनाकर दीवारों के पास खड़े थे। उनमें से कुछ तो दुर्गंध द्रव जैसे किसी पदार्थ से सने हुए थे। भीड़ में टीचर्स और भूत भी शामिल थे। प्रशासकीय दस्ते के सदस्य दर्शकों में सबसे प्रमुख थे, जो बहुत खुश दिख रहे थे। पीव्स ऊपर मंडरा रहा था और फ्रेड तथा जॉर्ज को देख रहा था, जो बीचों बीच इस तरह खड़े थे जैसे फंस चुके हों। तो अम्बरिज ने विजयी भाव से कहा। हैरी को एहसास हुआ कि वे उससे कुछ सीढ़ियां दूर खड़ी थी और एक बार फिर अपने शिकारों को देख रही थी। तो तुमने सोचा कि स्कूल के गलियारे को कचरा घर बनाना बड़ा मजेदार होगा, है ना? हाँ, बहुत मजेदार, फ्रेड ने निडरता से उनकी तरफ देखते हुए कहा। फ्लिच अम्बरिज के करीब पहुंच गया। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी के मारे रोने वाला हो। मैं फार्म ले आया, हेडमिस्ट्रेस, उसने भर्राई आवाज में कहा और उस चर्म पत्र को लहराया जिसे हैरी ने उसे डेस्क से निकालते हुए देखा था। मैं फॉर्म ले आया हूं और मेरे कोड़े इंतजार कर रहे हैं। ओह,
अब मुझे ये काम करने का आप मौका तो दें, उन्होंने कहा। बहुत अच्छा आर्गस। फिर उन्होंने फ्रेड और जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों अब ये सीखोगे कि मेरे स्कूल में गलत काम करने वालों का क्या होता है। फ्रेड ने कहा, हमें नहीं लगता कि हम ये सीखेंगे। वो अपने जुड़वा भाई की तरफ मुड़ा। फ्रेड ने कहा, जॉर्ज, मुझे लगता है कि अब हम स्कूल की पढ़ाई से आगे निकल चुके हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जॉर्ज ने हल्के से कहा। अब असली दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का वक्त आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है? फ्रेड ने पूछा। निश्चित रूप से फ्रेड, जॉर्ज ने कहा। और इससे पहले कि अम्बरिज एक शब्द भी कह पाए, उन्होंने अपनी छड़ियां उठा ली और एक साथ चिल्लाए, आगमनो झाड़ू। हैरी को दूर कहीं पर जोरदार धमाके की आवाज आई। बाईं तरफ देखने पर वो समय रहते झुक गया। फ्रेड और जॉर्ज की झाड़ुएं गलियारे में से अपने मालिकों के पास आ रही थी। उनमें से एक में तो अब भी वो भारी जंजीर और लोहे की खूंटी बंधी थी जिससे अम्बरीश ने उन्हें दीवार में बांधा था। झाड़ुएं बाईं तरफ मुड़कर सीढ़ियों से नीचे आई और जुड़वा भाइयों के ठीक सामने रुक गई। जंजीर पत्थर के फर्श से टकराकर आवाज करने लगी। हम आपको नहीं मिलेंगे, फ्रेड ने प्रोफेसर अम्बरिज से कहा और अपनी झाड़ू पर पैर डाला। हाँ, हमसे संपर्क करने का कष्ट मत करना, जॉर्ज ने भी अपनी झाड़ू पर चढ़ते हुए कहा। फ्रेड ने जमा विद्यार्थियों की भीड़ की तरफ देखा। उसने तेज आवाज में कहा, अगर किसी को चलित कूड़ा घर खरीदना हो, जैसा ऊपर की मंजिल पर दिख रहा है, तो वो छुमंतर गली में 93 नंबर की दुकान में आ जाए। हमारी दुकान का नाम है बिजली जादूगरी दुकान। हॉगवर्ट्स के उन विद्यार्थियों को विशेष डिस्काउंट जो ये वादा करेंगे कि वे हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इस खूसट बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए करेंगे। जॉर्ज ने प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्हें रोको। अम्बरिज चीखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब प्रशासकीय दस्ते के सदस्य करीब आने लगे तो फ्रेड और जॉर्ज ने फर्श पर लात मारी और हवा में 15 फुट ऊपर पहुंच गए। लोहे की खूंटी खतरनाक तरीके से नीचे लहरा रही थी। फ्रेड ने भीड़ के ऊपर अपने पास मंडरा रहे भूत की तरफ देखा। हमारी तरफ से उनकी जिंदगी नर्क बना देना, पीव्स। हैरी ने पहले कभी पीव्स को किसी विद्यार्थी का आदेश मानते नहीं देखा था, लेकिन इस बार उसने अपना हैट सिर से उतारकर विजली भाइयों को सलाम किया। जब फ्रेड और जॉर्ज मुड़े तो नीचे विद्यार्थियों ने जमकर तालियां बजाईं और दोनों भाई सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलकर बेहतरीन सूर्यास्त में पहुंच गए।